हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारन। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 7 के पाठ नंबर 2 भोजन में क्या क्या आता है उसको पिछले वीडियो में मैं कुछ पढ़ा चुका था, उसके आगे से मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम दांत सुरक्षा स्वास्थ्य एवं आधार के पहले तक का हम पढ़ चुके थे। यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने दांतों की अच्छी तरह से देखभाल, जो आपके टीथ है उसको अच्छी तरह से देखभाल कीजिए, उसको सेफ रखिए, उसको रोज़ ब्रशिंग कीजिए, उसको रोज़ अच्छी तरह से आप लोग मुंह धोइए और उसको आप सुरक्षित रखिए। हमें सुबह तथा रात में सोने के पहले अपनी दांतों को दातून या ब्रश से ज़रूर साफ़ करना चाहिए। तो आप जब रात को सो रहे हैं तो उस समय आप खाना खा लीजिएगा। उसके बाद जब सोने जाइएगा तो उस समय आप अपने दांतों को दातून या ब्रश से साफ़ कर लीजिएगा। या सुबह उठने के बाद आप कुछ भी खाने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, आप मुंह को धो लीजिएगा। करते समय दातून करते समय हमें दातून तथा हाथ की उंगलियों के मसूड़ों को अवश्य मलना चाहिए। तो दातून करते समय आपके जो ये दांत जैसे में ये आपके उंगली हो जाएंगे, तो इससे या दातून से इस मसूड़े को अच्छी तरह से इसको ज़रूर मलना चाहिए। इससे मसूड़ों में रक्त संचार बढ़ता है और इससे मसूड़ों में जो यहाँ से जो ये मसूड़ा है इसमें जो रक्त आते हैं उसका संचारण बराबर होते रहेगा तथा दांत मजबूत होते हैं। और जब रक्त संचारण बढ़ेगा, मसूड़ा अच्छी तरह से साफ होगा, दांत नहीं सड़ेंगे, तो हमारा जो दांत है वो मजबूत रहेंगे। खाने के बाद अच्छी तरह उंगली करना चाहिए। आप खाना खा लीजिए, उसके बाद अपने माउथ में अच्छी तरह से उंगली करके सभी मसूड़ों को मल लीजिए, दांतों को भी मल लीजिए कि जो भी आपका खाना फंसा है वो वह आराम से निकल जाए, जिससे दांत में फंसे अन्न कण निकल जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से दातून कीजिएगा तो आपके दांत में जो भी आपका कोई भी रोटी का टुकड़ा या फिर कोई भी अनाज का टुकड़ा फंसा होगा तो निकल जाएगा। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय आदि खाने पानी से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप अच्छी तरह से दांत नहीं धोइएगा, दांत की सर सफाई नहीं कीजिएगा, ज़्यादातर चॉकलेट खाइएगा, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाइएगा, तो उससे आपके क्या होगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे। ये चीज़ें दांतों के बीच फंसे अन्न कणों से चिपक जाती है। तो ये जितने भी चीज़ है ये सभी जो भी आपके दांतों में अन्न कण है उसके साथ चिपक जाती है, तो और यह भी वहीं पे फंस जाती है। ये चीज़ें दांतों के बीच फंसे अन्न कणों के साथ चिपक जाती है तथा अन्न पर एक परत बना लेती है। जो अन्न है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई टुकड़ा है, इस प्रकार से यहाँ पे जैसे मैं यहीं पे फंस गया, इसके ऊपर वो जो भी आप चॉकलेट खाइएगा, मीठा चीज़ खाइएगा, वो भी आके यहाँ पे चिपक जाएगी, इसको और फंसा देगी, ये और थोड़ा मोटा हो जाएगा और उस पर एक परत सा जम जाएगा। जिस प्रकार से दांतों पे इस प्रकार देखिए यहाँ पे जो परत सा जमा है इस प्रकार से जम जाएगा। इसके कारण जीवाणु को पनपने और बढ़ने का मौका मिल जाता है। जब ये इस प्रकार से होता है तो इसके बाद जीवाणु क्या होता है, वो बढ़ने लगते हैं और उसके बाद जब वो बढ़ने लगेंगे वहाँ पे पैदावार उनका ज़्यादा हो जाएगा और हमारे दांत वहाँ पे
ज़्यादा से ज़्यादा वो जीवाणु आ जाएंगे पैदा। एक जीवाणु जैसे में यहाँ पे हमारे दांतों में कुछ फंस गया, यहाँ पे जीवाणु एक आया, उससे ज़्यादा जीवाणु आएंगे। इस प्रकार से जीवाणु ज़्यादा आते रहते हैं। इसके बाद देखिए, ये जीवाणु दांतों के फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं। और जो ये जीवाणु है हमारे दांतों में फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत इनामेल को क्षति पहुंचाते हैं। और जो दांत के ऊपरी परत जो है इनामेल, उसको नुकसान पहुंचाते हैं तथा दांत के बीच छेद बना देते हैं और दांतों के बीच जो हमारे सुरंग बना लेते हैं, छेद कर देते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है, मसूड़ों से ब्लड मवाद आदि आने लगता है। मुख से दुर्गंध आने लगती है, आपके माउथ से स्मेल, बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लगती है। धीरे धीरे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे जो दांत है, हमारे धीरे धीरे जितने भी हमारे टीथ है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद वो टीथ हमारी टूटकर गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने से वंचित रह सकते हैं। और ऐसे जब हो जाएगा तो आप बहुत से चीज़ों को खाने से वंचित रहिएगा। आप उसको खाना तो चाहिएगा, लेकिन आपके मसूड़ों के कारण, आपके दांतों के सड़ने के कारण आप उस चीज़ को नहीं खा पाइएगा। क्या आप ऐसा स्थिति उत्पन्न होने देना चाहते हैं? तो क्या आप आपके दांतों में ऐसा इस प्रकार से ऐसे चीज़ हो जिससे आपको खाने पीने में दिक्कत हो? क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? तो नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। अब आगे पढ़ेंगे भोजन नली ग्रासिका, फूड पाइप और ओसोफेगस के बारे में हम पढ़ेंगे। भोजन नली लंबी पतली मसल संरचना होती है। जो भोजन नली है हमारी, वो पतली सी इस प्रकार से मसल से संरचना होती है। इसके बाद देखिए, जो मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है। तो जो मुख गुहिका से हमारे मुंह से लेकर अमाशय तक जोड़ती है, जिससे जैसे हम भोजन करेंगे तो वो सीधा अमाशय तक पहुंचेगा। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रासनी से या ग्रासिका से में जाता है। जब आप भोजन करते हैं और दांतों से चिबा लेते हैं, चिबाने के बाद वो हमारा भोजन, आप जानते हैं वो हमारा भोजन जो है वो हमारे ग्रासिका या फिर ग्रासनली में जाता है। ग्रासनली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। जो ग्रासनली है उसके मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। इसे संकुचन के कारण भोजन नली की ओर सरकता हुआ अमाशय तक पहुंचता है। और इस संकुचन के कारण जो भोजन है हमारे, उस संकुचन है जिस पर भोजन पे दबाव डालता है और वो जो भोजन है वो धीरे धीरे घसकते घसकते हमारे अमाशय तक पहुंच जाता है। कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वमन और उल्टी हो जाती है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे, कभी खाते हैं आप लोग तो उस समय खाते समय कभी कभी कुछ देर खाइएगा, उस थोड़ी देर बाद ही आपको वोमिटिंग, उल्टी होने लगेंगी। भोजन अमाशय तक नहीं पहुंचता या अमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यह क्यों होता है? या तो भोजन हमारे अमाशय तक पहुंचता नहीं है, यही नहीं तो वो जो भोजन है वो हमारे अमाशय को स्वीकार नहीं होता है, हमारे अमाशय जो है उसको अपने अंदर नहीं लेता है। आर्द्रता भोजन अर्थात भोजन नाल में भोजन को पेशियों द्वारा अमाशय के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुख की ओर चलाया जाता है। तो इसका मतलब जब भोजन अगर अमाशय में नहीं जाएगा तो
जिस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर भोजन आ रहा था, इसी प्रकार से अमाशय से नीचे के ऊपर की ओर, मुख की ओर हमारा भोजन जो है वो जाएगा। संभवतः इसी कारण इसे उल्टी भी कहा जाता है। संभवतः इसी के कारण हमें उल्टी भी होता है। ऐसा क्यों होता है? जो है ये भोजन जो उल्टी जो है हमारे जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें उल्टी जो है क्यों होता है? आपस में तथा अध्यापक के साथ इस पर चर्चा कीजिए। अपने दोस्तों के साथ या अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। अब हमारा है अमाशय, स्टोमच। अब हम पढ़ेंगे स्टोमच के बारे में। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो हमारे अमाशय है, हमारा जो स्टोमच है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा, सबसे ज़्यादा उसका चौड़ाई होता है। यह मोटी भी दीवार वाली थैलीनुमा मसल संरचना है। तो जो ये अमाशय है, हमारा स्टोमच है, वो मोटी दीवार, एकदम मोटी मांसपेशियों की परत वाला एक थैलीनुमिक संरचना, मसल वाला संरचना है जो चपटी और यू आकार का होता है। जो चपटी और यू आकार का इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है और अमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है उसके बाद वह छोटी आंत में जाता है। अमाशय के अंतरिक्त भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। जब अमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है तो उसमें क्या होता है? श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होने लगता है। जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आने लगता है। श्लेष्मा अमाशय के अतिरिक्त स्तर को सुरक्षा देता है। जो श्लेष्मा है, जब हमारे अंदर हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा तो जो श्लेष्मा है उस हमारे पेट को सुरक्षा प्रदान करेगा कि अम्ल के कारण हमारे पेट का जो मांसपेशियां है वो जले ना, खराब ना हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आगे आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा मध्यम को अम्लीय बनाता है। जो हमारे जीवाणु हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में जो जीवाणु आ जाते हैं उसको भी हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको भी मार देता है। इससे पाचक रस को की क्रिया करने में सहायता मिलती है। जब यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जीवाणु को मार देता है तो जो हमारा जो जीवाणु को जब मार देता है तो जीवाणु भी अम्ल बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है और इससे जो हमारा भोजन है वो जल्दी से पच जाता है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थ में तोड़ देता है। जो हमारे पाचक रस है वो हमारे भोजन में आए प्रोटीन को क्या करता है? अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थ के रूप में तोड़ देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। जो छोटी आंत है 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो हमारा छोटी आंत है इसमें अग्नाशय, यकृत और इसके खुद ये भी कुछ पाचक रस को स्राव करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीवर करते हैं। यकृत से प्राप्त स्राव, जो यकृत है उससे हमें कौन सा स्राव प्राप्त होता है ये हम पढ़ेंगे। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारा जो लीवर है वह गहरे लाल और भूरे रंग का होता है, जो हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है।
यह आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी और आमाशय के ऊपरी भाग आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। जो यह हमारा यकृत है आमाशय के सटे ठीक नीचे होती है। जो यह हमारा जो यकृत है वो सबसे बड़ा हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। आमाशय के ठीक ऊपर आमाशय से ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये आमाशय है, ये मान लीजिए आमाशय है, इससे ऊपरी भाग में यहाँ पे उसके ऊपर वाले भाग में यहाँ पे हमारा जो है यकृत ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित रहता है। हमारे जो आमाशय के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर हमारा जो यकृत है स्थित रहता है और पित्तरस स्रावित करती है। और जो ये यकृत है वह जो हमारा लीवर है वो हमारे आमाशय में पित्तरस स्रावित करता है। जो एक थैलीनुमी संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो ये जो हमारा पित्तरस है पहले हमारे जो पित्ताशय है उसमें एक जगह इकट्ठा होता है, उसके बाद हमारे आमाशय में वो बूंद बूंद जाता है। पित्ताशय वसा के पाचन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्ताशय है हमारे वसा को सबसे पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय में प्राप्त स्राव। जो अग्नाशय से प्राप्त स्राव, जो अग्नाशय है उससे हमारे भोजन में जो भोजन को पचाने में कौन सा स्राव आते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है। जो अग्नाशय है वो हल्की पीली रंग की होती है और वो पत्ती के आकार की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। जो हमारे आमाशय है उसके नीचे स्थित होता है, सामने नीचे रहता है। इससे स्रावित अग्नाशयी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। जो इससे स्रावित जो पाचक रस होता है उससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरलतम रूप में बदल देता है। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत की दीवारें में प्राप्त स्राव। जो छोटी आंत के दीवारों से जो स्राव प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित और आंतरस आश्रित रूप में से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। तो हमारा जो है हमारे छोटी आंत से जो पाचक रस स्राव ये रस को स्राव करते हैं उससे हमारा जो भोजन पचा हुआ होता है, हल्का पचा हुआ होता है, उसको यह पूर्ण रूप से पचाता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदला जाता है। और जो ये छोटी आंत है इसमें होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा शर्करा के रूप में शर्करा या ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। उसका जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के रूप में हो जाता है और जो हमारा वसा है वो वसा अम्ल के रूप में बदल जाता है या ग्लिसरॉल के रूप में बदल जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा भोजन है वो पच जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की अतिरिक्त भित्ति से होता है। जो हमारा भोजन है जब आमाशय से पच जाता है उसके बाद यहाँ पे आता है छोटी आंत में आता है। तो यहाँ पे जो छोटी आंत है वो अपने दीवारों से और जो भी उसमें हल्का सा जो भी हमारा भोजन नहीं पचा होता है उसको पूर्ण रूप से पचाता है। अतिरिक्त भागों में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है और जो हमारा ये जैसे मैं छोटी आंत हो गया इसके अंदर इसी प्रकार, ये हमारा छोटी आंत हो गया इसके अंदर इसी प्रकार से उभरा हुआ हमारा जो है
उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घरोम या रसांगुल भी कहा जाता है। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। जो हमारा दीर्घरोम है, पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए अपना स्थान जो है बढ़ा देता है। इसमें सूक्ष्म रुधिरवाहिकाओं का जाल फैला रहता है। जो ये हमारा दीर्घरोम है, इसमें सूक्ष्म रुधिरिकाओं का जाल जो है फैला हुआ रहता है। अवशोषित भोजन इन रुधिरवाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो है हमारा रुधिरिकाओं है, जब हमारा भोजन पच जाता है, उसमें जो उपयोगी पदार्थ है उसको हमारे शरीर के सारे जगहों पे पहुंचाता, अलग अलग भागों में पहुंचाता है, जहां उन अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया को स्रावकीकरण कहते हैं। तो हमारा जो भोजन है वो अच्छी तरह से अलग अलग भागों में पचकर पहुंच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्रावकीकरण कहते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारा जो पचा हुआ भोजन है वो कोशिकाओं के में स्थित ग्लूकोज का विघटन कर ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल के और ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता वह बड़ी आंत में जाता है। जो हमारा भोजन है वो जिसका और भाग भोजन का नहीं पचा होता है या उसका अवशोषण अच्छी तरह से नहीं होता है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में। जाओ भाई तुम बड़ी आंत में जाओ, हमारे पास जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो अब बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटा और चौड़ा होता है। जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत की अपेक्षा छोटी आंत से थोड़ा कम छोटा होता है, लेकिन वो चौड़ा होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। जो यह हमारा बड़ी आंत है, इसकी लंबाई कितनी मीटर होती है, तो 1.5 मीटर तक होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और मुख्य लवणों का अवशोषण होता है। और इसमें जो है हमारे बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन के साथ आया जल और उपयुक्त लवण का अवशोषण कर लिया जाता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ आर्द्र ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है। तो जो हमारा जो भी लवण हमारा जल का अवशोषण हो जाता है, तो जो भी हमारा भोजन बचता है वो ठोस के रूप में उसको मलाशय में भेज दिया जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वार मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ से समय समय पर गुदा द्वार से मल को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। तो जो हमारा इस प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे घास चरने वाले जंतु में पाचन। जो भी हमारे जो जंतु हैं वो घास जो चरते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं। जो हमारे आसपास में देखे होंगे, आप लोग अपने घर के आसपास में देखे होंगे, अपने आसपास में जरूर देखा होगा कोई ना कोई जो जंतु है वो घास खाते हैं। जैसे में गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सभी घास खाने वाले जंतु हैं। हम घास पचा नहीं सकते, जो हम मनुष्य हैं वो घास को हम पचा नहीं सकते। अब देखिए उसके आगे हम पढ़ेंगे पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती है।
तो जो पौधे हैं उनसे प्राप्त अधिकांश पोषक में जो सेलुलोज है उसका प्रधानता नहीं होता है। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो घास है उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो सेलुलोज है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित तो बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। मानव के जैसा ही बहुत से जंतु हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। घास खाने वाले जंतु की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। जो हमारे घास खाने वाले जंतु हैं उनकी पाचन व्यवस्था, वो पाचन जिस प्रकार से उनका भोजन का होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है। इनका जो स्टोमच है वो अलग प्रकार का ही होता है, जो 4 भागों में बटा हुआ रहता है। जो फोर्थ पार्ट में जो बटा हुआ रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है। जो पहला हमारा भाग है वो बहुत बड़ा होता है। इनका आमाशय जिसे रूमेन कहा जाता है, और जो हमारा पहला भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो र्यूमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रूमेन में इकट्ठा होता है। जो हमारे गाय भैंस है वो पहले घास को जब निगलते हैं तो प्रथम आमाशय में जो हमारा प्रथम आमाशय रूमेन है उसमें इकट्ठा होता है, एक जगह पे इस गोट हो जाता है। यह भोजन का आंतरिक पाचन होता है। इसे जुगाल या कर्ड कहते हैं। तो ये जो भोजन है वो हमारा आंतरिक पाचन है, जो हल्का सा पचा, जो यह गाय भैंस भोजन करती है यह कितना होता है, हल्का सा पचा होता है। पहला हमारा रूमेन है उसमें हल्का सा पचा होता है। इसको हम कड भी कहते हैं, या कड या फिर जुगाल भी कहा जाता है। बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी घास काटकर निगल लेते हैं। तो बहुत से जंतु हैं घास खाने वाले जंतु जो चरते समय जल्दी घास को निगल लेते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय भोजन पूरी तरह चबाते नहीं है। तो जो ये जंतु है वो हमारी तरह जिस प्रकार हम लोग भोजन को चिबा कर खाते हैं उस प्रकार से यह चिबाते नहीं है, सीधे डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। निगले हुए खाने को जुगाल या पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। जो ये जंतु है वो निगले हुए भोजन को क्या कहते हैं, पुनः फिर से अपने मुंह में लाकर इसे अच्छी तरह से चिबाते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते हैं तब भी उनका मुख चलता रहता है। आप लोग जरूर देखें, जब वो भोजन नहीं कर भी रहते हैं तभी भी वो अपना मुंह जो है चलाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जुगाली या पांगुर कहते हैं। जो ये प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जुगाली या पांगुर कहते हैं। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। तो ये जितने भी जंतु हैं इनमें जो सेलुलोज है उनका पाचन किस प्रकार होता है, जीवाणुओं के सहायता से होता है। ये जीवाणु रूमेन में होते हैं। तो ये जितने भी जीवाणु हैं ये सभी रूमेन में होते हैं। आमाशय के बड़े भागों भोजन छोटी आंत और बड़ा से बड़ी आंत में जाता है। जो ये आमाशय में जो भी भोजन आता है उसके बाद आमाशय में बड़ा भोजन जो है नहीं पच पाता है तो वो क्या जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से क्या होता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होता है जिसे अर्धनाल कहते हैं, जिसे हम अर्धनाल कहते हैं। चित्र में दिए अर्धनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र जो है, यहाँ पे जो दिया है अर्धनाल, यहाँ पे जो दिया है इसमें भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। मनुष्य में अर्धनाल बहुत छोटी होती है और यह जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। जो मनुष्य है उसमें जो अर्धनाल है वो बहुत छोटा होता है और इसमें जीवाणु नहीं रहते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है और इसी के कारण जो मनुष्य है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। मनुष्य में
पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है। जो ये हमारा सेलुलोज है वहाँ पे हमारे ह्यूमन में हमारे अर्धनाल में सेलुलोज के रूप में रह जाता है। हमारा जो सेलुलोज है वह रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है, जिसकी उपयोगी के बारे में आप अपनी कक्षा में जान चुके हैं और जिसके उपयोग के बारे में आप अपने कक्षा में जान चुके हैं। आप अपने मनुष्य और अभी अपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतु में के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। जो हमारे मनुष्य और जो घास खाने वाले जंतु हैं उनमें अलग अलग व्यवस्थित पाचन तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पाचन तंत्र तो मुख भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से जो जीव है जिनमें पाचन तंत्र भी नहीं होता है, ना मुख ही होता है। तो ये क्या ये ऐसे जीवाणु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं? उनमें पाचन नहीं होता है क्या? उनमें पाचन नहीं होता है, ये भोजन नहीं खाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे भोजन करते हैं कि नहीं, पाचन इनमें होता है कि नहीं। जल स्रोत, तालाब, झील, नमी मिट्टी में पाए जाने वाला अमीबा है। ऐसा ही एक कोशिकीय जीव है। तो जो ये अमीबा है एक कोशिकीय जीव है जो तालाब, झील, नदी में रहता है। इसके भोजन, अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। यह जो इसका जो भोजन करने का तरीका, भोजन को पचाने का तरीका बहुत ही अलग टाइप का है। यह अलग ही तरीके से अपने भोजन को पचाता है या फिर भोजन को अपने मुख के अंदर लेता है। इसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होता है। इसके कोशिका के चारों ओर क्या होता है? एक कोशिका झिल्ली होता है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य के रूप में भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियाँ होता है। इसमें केंद्रक या अनेक खाद्यान्नियाँ होता है। अमीबा की विशेषता में है कि हम लगातार अपनी आकार और स्थिति, जो अमीबा है अपने आकार और स्थिति को हमेशा अपने भोजन को करने के लिए बदलता रहता है। इनमें एक या अधिक उंगली जैसी उभार निकलते रहते हैं। जो अमीबा है इसके अंदर जो अनेक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पदार्थ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पिशोपोडिया और हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं। यह अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करता है। जो ये पदार्थ है वो अमीबा को तेजी से चलने में, भोजन को पकड़ने में मदद करता है। अमीबा का पाचन सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। जो अमीबा है इसका ये भोजन इनका कौन है? सूक्ष्मजीव है, जीवाणु है, कवक है। जब यह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन इसके आसपास होता है, यह अपने पदार्थ को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। तो जब यह अमीबा के आसपास कोई भोजन इसका रहता है तो वो अपने पदार्थ को खोल देता है और उसका जो भोजन है उसको चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों ओर से विकसित पदार्थ आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जो ये दोनों तरफ से जो पदार्थ है वो भोजन को जब घेर लेते हैं तो मिलकर एक ही हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार बने खाद्यान्नी में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है।
जो भोजन है इस प्रकार से खाद्यान्नी में बंद होकर अमीबा के जो कोशिका है उसके अंदर चला जाता है। कोशिका में ही अमीबा के कोशिका में ही पाचक रसों का स्राव होता है। जो अमीबा है उसके कोशिका में ही पाचक रस का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थ का पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। जो अमीबा है उससे खाद्य पदार्थ पर प्रक्रिया करके जो है पदार्थ है उसको सरल रूप में बदल देता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और इस प्रकार से जो भोजन उसका पचा हुआ होता है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अमीबा की वृद्धि रख रखाव और उसकी संख्या वृद्धि में मदद करता है। जो अमीबा जब यह भोजन पच जाता है तो उसके वृद्धि रख रखाव और उसी के जैसे गुणन में बढ़ने में मदद करता है। उसी के जैसे अमीबा और भी जीवों को पैदावार होने में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ भोजन अवशोषित पदार्थ खाद्यान्नी की ओर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जो यहाँ पे भोजन नहीं पचता है और उसको क्या किया जाता है, कोशिका के द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है और खाद्यान्नी उसे बाहर निकाल देता है। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषक अनिवार्य है। तो हम जान चुके हैं कि जितने भी धरती पर जीव हैं उन सभी के लिए पोषक जो है वो आवश्यक के रूप में चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से सभी जीव में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन से उनके उपयोगी पदार्थ को श्लेष्मा होता है जो तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। हम जान चुके हैं अब कि हमारे जो सभी जीव में जितने भी पाचन होते हैं उन श्लेष्मा के रूप में या फिर ऊर्जा के रूप में उनके अंदर ही रह जाते हैं। आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थ का संस्थान शरीर के अन्य भाग में होता है। और आगे के हम चैप्टरों में आगे के पाठ में हम पढ़ेंगे कि जब भोजन का पाचन हो जाता है उसे मल द्वार से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ अवशोषित हुआ होता है उसका हमारे शरीर में क्या क्या होता है आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के हम चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आज का हमारा जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।